अब आप सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे अब चले आ रहे हो और चाहेंगे इस बार के लिए आप इसको खूब बढ़िया से समझिए। इटली एकीकरण, जर्मन एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध और आर्थिक संकट, ये चारों अस्तित्व जो आज से अब हम शुरू कर रहे हैं, इस पर आपका पूरा ध्यान एक जगह रहना चाहिए। पूरी संभावना है कि यहाँ चारों सेक्शन आप ठीक करते हो तो यहां से एक क्वेश्चन खूब मजे में खूब बढ़िया से लिख सकते हो। और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो सोच चिंतन विकसित होना चाहिए वो विकसित हो। परीक्षा में इन सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मानचित्र अगर बन जाए तो समझो सोना में भी सुगंध है। जो बच्चे चाहते हो कि सर इतना नंबर मेंस में आ जाए कि इंटरव्यू में कम भी रहे तो कोई दिक्कत ना हो, तो वो लोग को सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करना है और वह उपाय है हिस्ट्री में भी मानचित्र का समावेश। मैपिंग डालिए और मैपिंग अब धीरे धीरे आपको यहां से अपने अंदर आपको समाहित करना हो। देखो आज हम लोग जिस टॉपिक को चलने जा रहे हैं इसका नाम है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण हम लोग इसी सेक्शन को अभी हम पढ़ेंगे। इटली एकीकरण। वॉल्यूम तेज कीजिए। बाकी बच्चे बताओ वॉल्यूम सही मिल रहा है तो एक बार ओके लिख दो। अगर ठीक करने की आवश्यकता है तो लिखो कि सही करने की जरूरत है। बाकी बच्चे जल्दी बताओ, चूंकि देखिए सभी बच्चे ओके लिख रहे हैं तो संदीप जी आपके इंट से दिक्कत है, एक बार आप उससे बाहर होकर के फिर से इन कर जाइए, सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो सभी लोग ध्यान से समझिए। इटली का एकीकरण, अब सबका ध्यान एकदम कंप्लीट बोर्ड पर है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे जिससे आपको समझ अच्छा विकसित हो। देखिए सबसे पहले तो आपको जो समझना है मानचित्र में उसको समझिए। इसमें हम पीपीटी वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि ये हम बना नहीं सकते। आप खुद बना सकते हैं, इसलिए उसको हम भी बनाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम भी बना सकते हैं, ऐसे आप इधर उधर करने लगते हैं। देखो मेन देश इस समय जो चल रहा है वो देश है फ्रांस। आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट कितना पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, यूरोप के अधिकांश हिस्से पर उसने विजय प्राप्त किया और धीरे धीरे फ्रांस एक मॉडल बन गया पूरे यूरोप के लिए। ये पूरे यूरोप के लिए मॉडल बनने का मतलब है जो फ्रांस में करे वो पूरे यूरोप में लोग पालन करने लगे। कोई भी बड़ा कोई व्यक्ति होता है तो जनरली जो करेगा बाकी लोग उसके देखा देखी करते। मतलब यहां तक कहावत प्रचलित हो गया कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो यूरोप छींकता था। पूरा यूरोप छींक रहा है, इंग्लैंड छींक रहा है, रूस छींक रहा है, जर्मन छींक रहा है। क्यों भाई? फ्रांस को सर्दी पकड़े हुए। प्रतीकात्मक अर्थ है इस लाइन का कि फ्रांस में कोई परिवर्तन होता तो बाकी सारे यूरोप में वो परिवर्तन तुरंत दृष्टिगत हो जाते थे। इसी को एक कहावत में हमने कहा कि फ्रांस में सर्दी तो यूरोप में छींक। ये प्रतीकात्मक सेंस है कि यहां जो चेंजिंग, अगर यहां का राजा पिटाएगा तो पक्का है कि जर्मन और बाकी जगह का राजा पिटाएगा। ये निश्चित है, बाकी जगह की जनता में भी उबाल आएगा कि देखो फ्रांस में लोग पीट दिया, हम लोग भी एकदम जग जाओ। यहां को देख के बाकी लोग उसका फॉलो करते थे। इसके बाद आपको समझना है इसमें कि फ्रांस के जस्ट बगल में जो देश है उस देश का नाम है जर्मन, और जर्मन से नीचे जो देश है इस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इधर जर्मन से जिसकी सीमा लगी है उस देश का नाम था रूस। यहां पर फ्रांस और जर्मन के बीच में एक बहुत छोटा सा देश है जिस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से जुड़ा हुआ एक जूता का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये देश जो तुम देख रहे हो
ये जूता वाला स्ट्रक्चर का जो देश है, इसी देश का नाम है इटली। इटली का आकार कंप्लीट जूता के आकार का है। आपको जैसे ही इटली बोले तो समझना कि वो जूता की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, धीरे धीरे, बहुत ही बढ़िया आप लोग समझ रहे हैं। इसमें कुछ टापू भी है जो इटली का ही है, यहां पर भी टापू है, इटली का ही है। अब कहानी का धीरे धीरे जो मोड़ है उस पर आप ध्यान दीजिए। सभी जगह बगल में, यहीं पर फ्रांस से जस्ट सटा हुआ, आप जानते हैं, थोड़ा सा केवल समुद्र से छटता है, यह इंग्लैंड है, यह इंग्लैंड है। सभी जगह पूरे ऐसा था कि राजतंत्र स्थापित था। राजा का बेटा ही राजा होगा, निरंकुश राजतंत्र। राजा की दैवीय शक्ति, देवताओं के आशीर्वाद से हम हैं, पृथ्वी के भगवान हम हैं। और इस समय सबसे बड़ा जो वंश थे वो ऑस्ट्रिया का ही वंश था। और यहां फ्रांस में जो शासन चल रहे थे, एक बुर्बो वंश का शासन था। आपको फ्रांस के बारे में समझाए थे कि वहां बुर्बो वंश का शासन था। लुई कर करके सभी राजा बन रहे थे। और इसी में हम लोगों ने देखा कि लुई 16वां के समय आपने देखा कि फ्रांस में क्रांति हुई। और फिर आप लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा एक क्रांति बढ़ गई कि लुई 16वां को भी गिलोटीन पर चढ़ा के मार दिया। आप सभी को याद होगा कि लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने वाला उस समय निम्न वर्ग का फ्रांस में नेतृत्व चल रहा था। और वो आतंक आपको याद होगा, रॉबस्पियर का आतंक। और रॉबस्पियर में आप लोग देखें कि इसमें लुई 16वां को मार दिया और कहा कि राजतंत्र खत्म। अब लुई 16वां मर गया, इसकी पत्नी मेरी आंतुआनेत भी साफ हो गई। अब यहां से बाकी जो उसका चचेरा मचेरा है वो सब अपना चल रहा है। अब इधर हम लोग रॉबस्पियर के बाद देखे कि नेपोलियन बोनापार्ट जब हेड बना तो वो तो देखते देखते ऊपर का क्षेत्र, कुछ जर्मन का क्षेत्र, कुछ इधर इटली का क्षेत्र, हल्का इधर फिर गया, इस साइड का क्षेत्र, इधर का क्षेत्र, इधर आपको याद है स्पेन का क्षेत्र, स्पेन की फोड़ा की बात किए थे। ये पूरे क्षेत्र पर वो विजय प्राप्त कर रहा है। ऑस्ट्रिया को हाथ जल्दी नहीं लगा रहा है क्योंकि इसका साम्राज्य बड़ा बड़ा था। अब इसी में हम लोग एक चीज देखे कि 1814 ईस्वी में वाटरलू की जो लड़ाई हुई, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। और इस समय मेन हीरो बन के जो आए, जो मेन हीरो थे वो ऑस्ट्रिया के राजा थे और इसका नाम था मेटरनिक। अब देखो, तुम्हें कुछ इटली के एकीकरण के पहले कुछ बेसिक बात समझनी होगी। ये बात जितना बढ़िया से समझे रहोगे उतना ही बढ़िया एकीकरण आप कहोगे कि सर बहुत शानदार समझ में आ रहा। वर्ल्ड में सिर्फ एक चीज खोजता है, वह है एक एक स्टेप्स आपका क्लियर, तो रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब दिमाग में बैठे। तो हम लोग यहां पर देखें, ऑस्ट्रिया का राजा है, इसका नाम है मेटरनिक। और यही मेटरनिक ने रूस के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से, ये सब के सहयोग से जो बाकी जगह राजतंत्र चल रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ा और उसको हरा दिया। और हराने के बाद मेटरनिक ने अब देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट तो समाप्त ही हो गया। तो 1815 ईस्वी में जितने भी देश के राजा थे वो सब को अपने यहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसी वियना में एक सम्मेलन बुलवाया जिसको वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है 1815 में, क्योंकि इस सम्मेलन में सभी राजा को बुलाया गया कि जितने जगह राजा हो सब आओ। और जब सब राजा आए तो मेटरनिक ने कहा कि देखिए, बैठक का उद्देश्य एक ही है, नेपोलियन द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था को समाप्त कर देना। चूंकि नेपोलियन ने जो समानता, स्वतंत्रता, ये सब बात जो यूरोप में लाया है, ये उदारता नहीं चलेगी।
और हम लोग फिर से राजतंत्र को जीवित करिए, राजा का बेटा ही राजा होगा। और इसके लिए उसने नेपोलियन की जितनी व्यवस्थाएं थी समाप्त किया, और मेटरनिक को ही सब यूरोप कहा कि आप ही हमारे गार्जियन बने, क्योंकि आप नहीं लगते तो नेपोलियन बोनापार्ट तो हटता नहीं। और मेटरनिक को ही यूरोप का गार्जियन बना दिया गया, इसको सैनिक हेड बना दिया गया, और मेटरनिक को पावर दे दिया गया कि किसी भी देश में आप कहीं भी राष्ट्रवाद पनपता है, उदारवाद पनपता है, नेपोलियन की विचार पनपता है, तो मेटरनिक कहा कि हम अपनी सेना भेज करके वहां शांति लाएंगे, चाहे यूरोप में कोई देश हो। और सभी ने इसको स्वीकार किया। तो देखो मेटरनिक मेन हीरो हो गया है 1815 में, फिर से राजतंत्र आ रहा। और फ्रांस के बुर्बो वंश को कहा गया कि फिर से फ्रांस पकड़ लीजिए। देखते हैं कौन क्या बोलता है। मेटरनिक कहा कि मेरा सेना वहां जाएगा, एकदम सही करेगा, फिर से बुर्बो वंश फ्रांस में आए। लुई 16वां गिलोटीन चढ़ चुका है, उसी का भाई है बेटा है लुई 17वां। 17वां कहता है कि हम ऐसा उदंड प्रजा पर राज नहीं करेंगे। बताओ, जिसके पिता को जनता पकड़ के मार दे, गिलोटीन चढ़ा दे, उसका बेटा डर से कैसे शासक हो। लेकिन अब इसका बेटा है लुई 18वां, ये कहता है कि हम देख लेंगे, और इसीलिए लुई 16वां का पोता लुई 18वां ये फिर से फ्रांस में राजा बन गया। देखो जनरली आपने खुद देखा, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, प्रधानमंत्री के बनने पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसी प्रधानमंत्री के चक्कर में राजीव गांधी मर गए। तो आप देखो, महसूस करो, उसी राजीव गांधी के पत्नी सोनिया गांधी को जब पूरा बहुमत मिलता है तो वो चाहती तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देती। लेकिन तुम खुद सोचो कि जिसके घर में जिसका पति मर गया हो, जिसके सास मर गए हो, उसी पद के लिए क्या वो अपने इकलौते बेटे को उस पद पर बैठाना चाहेगा? वो भी तब जब जख्म एकदम हरा हो। तो कदापि नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं, जिस पेड़ में हमारा पूरा परिवार, अब एक ही बेटा है, ये भी मर जाएगा, हस्बैंड मर चुके हैं, तो मेरा कौन हो। और इसीलिए बहुमत मिलने पर भी सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को हेड नहीं बनाया। वो पहले ही समझ गई कि प्रधानमंत्री पद पे हो सकता है व्यक्ति मर जाए, बहुत कष्टकारी पद है इंडिया के लिए, और इसीलिए उसने एक अपना मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी बार भी मिला तो फिर मनमोहन सिंह। अब धीरे धीरे अलग बात है कि सक्सेस रूप से मनमोहन सिंह 2 बार किए, फिर मोदी लगातार कर रहे हैं। तो अब विचार आ रहा है कि नहीं, जितना सोच रहे थे उतना डरने की बात नहीं है, अब ठीक, अब बनाया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में वो बनाने को तैयार भले, उस स्थिति में तो बहुमत मिलने पर भी नहीं बनाए, कारण तात्कालिक समझ रहे। ठीक वही कारण है। लुई 16वां जब उसके पिता का हत्या उदंड जनता ने कर दिया, 17वां कहा मैं नहीं बनूंगा, हाँ पोता अब थोड़ा नया पीढ़ी का है, 18वां कहा कि हम बनेंगे। लुई 18वां फ्रांस का राजा बन गया। इधर बैठक में अब देखो क्या है, ऑस्ट्रिया मेटरनिक कह रहा कि देखिए भाई, लड़ाई में तो मेरा बहुत खर्च हो गया, इतना खर्च बाकी देश नहीं किया है, इटली तो कोई खर्च नहीं किया। तो इटली के राजा भी यहां आए थे वियना सम्मेलन में, इनका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट बड़ा एकदम मुंह पजा के आए थे कि चलो कुछ बढ़िया हमके भी मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया कहा कि देखिए आप कोई लड़ाई में खर्च नहीं किए, ये बात एकदम साफ साफ, और इसीलिए आप चाहेंगे कि पूरा इटली आपको दे दें, तो ये नहीं हो। पहला तो है कि इटली में ईसाई के पूरे जो विश्व गुरु हैं हमारे पोप, ये यही रहते हैं, तो हम पोप को भी साम्राज्य देंगे। और देखो पड़ोसी की जलन, यहीं से तुम्हें दुख समझ में आएगा, तो इटली एकीकरण समझ पाओगे बढ़िया से, क्योंकि हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं कि किसी बच्चे को लगे कि हाँ ये पार्ट मेरा बहुत सेक्शन अच्छा हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी बहुत जो है मजबूत हो जाए, और ऑस्ट्रिया भी वही चाह रहा था कि मेरा इटली कभी बहुत मजबूत ना हो। तो इसने क्या किया, अपना दिमाग लगा के अपनी रणनीति कूटनीति से इसने एक पूरे बीच का जो भाग देख रहे हो,
ये बीच का भाग पोप को दे दिया, जान के बीच का भाग पोप को दे दिया कि पोप अगर बड़े क्षेत्र में रहेगा तो पोप तो पूरे विश्व के ईसाई का हेड है, और इसी कारण पोप पर कोई हमला करेगा तो वर्ल्ड के सारे लोग इसको बचाने आएंगे। और वियना सम्मेलन में ही तय किया गया कि पोप के बचाव के लिए यहां फ्रांस की सेना रहेगी। फ्रांस की सेना इसीलिए रहेगी ताकि पोप सुरक्षित रहे। और यहां ऑस्ट्रिया जान के दिमाग लगा दिया कि इटली ऊपर और नीचे अलग हो जाए, बीच का हिस्सा अलग हो जाए, कभी कोई एक करेगा नहीं कि मजबूत होगा ही नहीं। और जब पोप के हिफाजत के लिए फ्रांस की सेना दी गई तो बुर्बो वंश को, चूंकि मेन तो फ्रांस ही लीड करता था, तो मेटरनिक बड़ा तेज है, बुर्बो वंश को कहा कि ऐसा कीजिए ना, नीचे जो क्षेत्र ये देख रहे हैं, ये सिसिली, ये नीचे है, ये नेपल्स है, ये पूरे आपको दे देते हैं, आप यहां देखभाल कीजिए। और सिसिली नेपल्स ये बुर्बो वंश को दे दिए, ये पार्ट ये पोप को दे दी। चार्ल्स एल्बर्ट बेचारा सोच रहा है कि चलो इतना तो मिलेगा, लेकिन यह क्या, ऑस्ट्रिया कहा कि सुन लो बढ़िया से, इस साइड का क्षेत्र जो हमसे सट रहा है, ये पूरा क्षेत्र तुम्हारा, यह और ये हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा लड़ाई में बहुत खर्च हुआ है, तुम खर्च ही कहां किए हो। और यहाँ का जो हैब्सबर्ग का जो राजा चल रहा था, जिस वंश का, हैब्सबर्ग वंश का, वो राजा अपने खानदान को यहाँ का 3 राज अलग से दे दिए कि ये सब तुम रख लो। मतलब मिला जुला के इतना बड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रिया अपने कब्जा में ले लिया। चार्ल्स एल्बर्ट सोच रहा है कि पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, सब तो अलग है, ये पोप को धरा दिया है, ये क्षेत्र जो है ये पूरा, ये देख रहा है फ्रांस के बुर्बो वंश को दे दिया, तो मेरा कहां जाएगा। तो चार्ल्स एल्बर्ट को कहा कि देखो ये जो टापू है, ये टापू पकड़ लो, और ये जो क्षेत्र है इसको पकड़ लो, तुम चुपचाप यहीं का राजा रहोगे, इसके अलावे कुछ सोचोगे तो तुम्हारा ये भी छीन ले। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो जिस जूता की बात हम कर रहे हैं, उस जूता का हाल बड़ा खराब हो रहा है। इसका सोल किसी को दे दिया, खोल किसी को दे दिया, और एक खोल का पार्ट अपने रख लिया, और फीता राजा को थमा दिया। बचपन में तुम खेल देखा होगा कि तुम्हारा कुछ सामान को इधर उधर कर दे, और तब उसके बाद कोई कहे कि लो, और तुम उससे मांगने जाओ तो तुम्हें कहता था कि तुम ही से लिए हैं, जो दिया है उसको दे। अब इसके बाद आप समझ पा रहे होंगे कि उसमें समस्या क्या है। अब इसके पास समस्या है राजा के पास कि हम इतना बड़ा क्षेत्र कैसे एक करें, ये तो हम एकदम किनारे। और इसने जान के ऑस्ट्रिया अपनी सोची समझी रणनीति से इस तरह इटली को 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में बांट दिया, यानी अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि इटली की दिक्कत क्या है। देखो, जब तक तुम दिक्कत ही नहीं जानोगे तब तक तुम एकीकरण क्या करो। किसका एकीकरण? एकीकरण का मतलब होता है एक करना। तो आखिर किसको एक करना है? कौन ऐसा किया है? इसी के लिए आपको हम पूरे एकदम वियना सम्मेलन से चले हैं कि वियना सम्मेलन में एक नीति बना करके इटली को पूरे विभाजित कर दिया गया। और इटली का कंडीशन हम लोग डिटेल देखें, जिसमें आप इस परीक्षा में जब कभी भी इटली एकीकरण आ जाए तो आप अवश्य इस मैप को जरूर बनाना, क्योंकि मैप जो बच्चे बनाएंगे ना, उन्हीं को मेन अंक आएंगे। जो बच्चे का मानचित्र जितना बढ़िया होगा, इटली में कुछ नहीं करना है, जो हम बना रहे हैं बस इसको बना के चलाना, बस एकदम बेजोड़ हो गया, फर्स्ट क्लास जूता तैयार करना। परीक्षा में जैसे ही इटली एकीकरण आएगा तो आप बीच के सेक्शन में एकदम वीआईपी जूता बीच में ऐसे कट, यहां पर एक जो है दीप बना देना, जो ऐसे जाकर के ऐसे रहेगा, एक इसके नीचे यहां पर एक ऐसे बना देना, बस ये क्षेत्र हो।
परीक्षा में बिल्कुल जब तुम एकदम समय निकाल के इस सब क्वेश्चन पे लिखोगे तो तुम्हें साइंस जैसा अंक मिलेगा। तुम सचमुच आश्चर्य करोगे कि सर इतना बढ़िया हिस्ट्री में नंबर है, ये तो हम सोच नहीं सकते थे। और इसीलिए हम कोई पीपीटी वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर नक्शा लाएंगे ना तो तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आए, फिर लगेगा कि सर ही जब नक्शा पे थे तो हमसे अपने से परीक्षा में कैसे बने, जबकि क्या इसमें बना है, इसमें कोई डिजाइन है क्या, तो जूता कोई बच्चे बना दे। अब यहां से जब एकीकरण की बात है तो किसको एक करना है ये जब तक नहीं समझोगे तब तक बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहला काम जो करना है उसको समझ लीजिए। ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना, इस क्षेत्र को आपको अपने से डिवाइड करना है। ये देखो क्षेत्र को हम डिवाइड कर दिए हैं और अब ये क्षेत्र आपका डिवाइड हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षा में आप इनका नाम लिख देते हो और बेहतर, जांचने वाला बड़ा प्रसन्न होगा कि बच्चा सचमुच इटली को समझ रहा है। नाम में आपको ध्यान रखना है, इस जो टापू देख रहे हो इसका नाम है सार्डिनिया, इसका नाम है सार्डिनिया। ये जो देख रहे हो इसका नाम है पिडमॉन्ट, एक पिडमॉन्ट है। इसके बाद जो देख रहे हो इसका नाम है लोम्बार्डी, लोम्बार्डी। लोम्बार्डी के बाद जो देख रहे हो इसका नाम है वेनेसिया, वेनेसिया। ये जो देख रहे हो इसका नाम है परमा। फिर जो देख रहे हो इसका नाम है मोडेना। फिर जो देख रहे हो इसका नाम है टस्करी, टस्करी। ये जो पूरा बेल्ट देख रहे हो यहीं पर पोप का साम्राज्य है। यहां जो देख रहे हो इसका नाम है नेपल्स, नेपल्स। और नीचे का जो नाम देख रहे हो इसका नाम है सिसिली। अब एकीकरण में तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि जब तक एकीकरण में उन बच्चों को ही बढ़िया अंक आएंगे जो इटली का एक एक सेक्शन एकदम तोड़ के पढ़ रहा है। एकदम 1 से 2 बार आप अभ्यास घर पे एकदम किए रहोगे। अगर गलती से इटली एकीकरण आया तो लगेगा कि सर मजा आ गया, खूब लिखे, नक्शा वगैरह सब बना दी। अब इसमें जो क्षेत्र है उसको हम लोग सुनते हैं। परीक्षा में एक पार्ट भी आप कर दोगे तो सबसे बढ़िया। अब आपको क्या करना है, जो ये क्षेत्र देख रहे हो, जो आपको यह पार्ट दिखाई दे रहा है पिडमॉन्ट और सार्डिनिया, ये दोनों क्षेत्र जो देख रहे हो यही क्षेत्र यहाँ के राजा को मिला और ये राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट। यानी आपको बताया कि जो मेन राजा है उसको केवल पिडमॉन्ट और सार्डिनिया मिला है, इसलिए पिडमॉन्ट और सार्डिनिया ये चार्ल्स एल्बर्ट को। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण आपको बताए कि जो आप लोम्बार्डी और वेनेसिया का क्षेत्र देख रहे हो, ये लोम्बार्डी और वेनेसिया चूंकि यहीं पर आपको बताए थे ऑस्ट्रिया सटा हुआ है। अभी नक्शा यही दिखाए थे, ऑस्ट्रिया देखा कि हमारे सटा हुआ ये क्षेत्र है तो इस पर हम अपना आराम से कब्जा कर ले तो हमारे लिए बहुत बढ़िया। ये कंप्लीट ऑस्ट्रिया से सटा हुआ क्षेत्र है और इसीलिए आपको ये जो मानचित्र बनाया गया इसमें आप अपना आराम से कह दोगे कि ये जो बेल्ट है इस पर डायरेक्ट ऑस्ट्रिया का अधिकार है, डायरेक्ट ऑस्ट्रिया का अधिकार है इन दोनों बेल्ट पे। बाकी ये जो देख रहे हो इसको 3 भाग में बांट के शासन किया गया, परमा, मोडेना और टस्करी। ये 3 भाग में अलग अलग सब अपने अपने बेटा को राज दे दिया और यह था हैब्सबर्ग का शासन। हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया का ही, ऑस्ट्रिया ये वाला हिस्सा डायरेक्ट ले लिया, इस हिस्से में अपने अपने खानदान को अलग अलग राजा बना के दे दिया कि तुम यहां पे राज करो। बाकी यह पार्ट जो सादा सादा देख रहे हो ये तो आपने देख लिया कि यह पार्ट पोप के अधीन है, तो यह पार्ट आपको पोप के अधीन हो गया। जो सादा है ये पोप के अधीन हो गया। और तब जो दक्षिण इटली का हिस्सा आप देख रहे हो यह पार्ट, ये दक्षिणी इटली का जो हिस्सा है सिसिली एंड नेपल्स, इस पार्ट पे हमने आपको बताया कि इसको
फ्रांस को खुश रखने के लिए कि बड़ा देश खुश रहेगा तो छोटकन कुछ नहीं करेगा, और इसीलिए इसको बुर्बो वंश को दे दिया गया। इस प्रकार आपको शुरुआत ही करना है कि जो वियना सम्मेलन है, इस वियना सम्मेलन से इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए 7 पार्ट्स जो देख रहे हो ना, अब सबसे बड़ी समस्या अब तुम खुद समझ रहे होगे कि क्या सर ये पूरा एक हो पाएगा, ये कैसे एक होगा। इसी को तुम्हें पढ़ना है, इटली का एकीकरण। यानी अब आप एकीकरण है क्या, इसको अब आप बढ़िया से समझ पाए। ये 7 पार्ट कौन कौन था? एक में पिडमोंट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट है, तो एक पार्ट है। लोम्बार्डी वेनेशिया पे डायरेक्ट ऑस्ट्रिया है, ये 2 पार्ट है। परमा मोडेना टस्करी अलग अलग उसके राजा खानदान है, तो तीनों अलग अलग हो गए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। पोप अकेले है तो ये 6 हो गया, और सिसिली नेपल्स में बुर्बो वंश है 7 हो गया, और वियना सम्मेलन में इस इटली को, इस जूता को 7 भागों में बांट दिया गया। अब आप समझ पा रहे होंगे इटली की भौगोलिक स्थिति क्या। धीरे धीरे आपको प्रश्न आएगा कि इटली के एकीकरण के मार्ग की बाधाएं बताओ। सारी बात आपको क्लियर हो गया कि इससे ज्यादा बाधा क्या होगा कि इटली की भौगोलिक स्थिति गड़बड़ है। उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली, मध्य इटली, इटली 3 भागों में बटा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है विदेशी तत्वों का प्रभाव है। विदेशी तत्वों का प्रभाव है। तुम्हारे जूता को एक करने में समस्या क्या है? तो सर फीता, खोल, सोल सब अलग अलग जगह ले लिया है। दूसरा समस्या, जिस दूसरा घर के आदमी भी रंगदार लोग इसमें घुसा हुआ है, वही है ऑस्ट्रिया जैसा मजबूत देश, बुर्बो जो है ये मजबूत देश, ये सभी लोग इसमें इन किए हुए। तो अभी तो हम इसकी कहानी चलेंगे, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप इटली के साथ एडजस्ट कीजिए। अब इसमें एक कहानी सुनाएंगे अभी थोड़ा देर, उस कहानी का ही हमें आगे अप्लाई करना है। क्योंकि जो बच्चा ये 1830 की क्रांति, 48 की क्रांति नहीं समझे रहेगा, उसको इटली एकीकरण पर बड़ा जबरदस्त कलम नहीं चलेगा। और यकीन मानो, तुम केवल बढ़िया से हमारे साथ समझो। 2 बार मानचित्र को बनाना, हमने मानचित्र देखो नक्शा से लिखा भी है, नक्शा से लाया भी है, ये नहीं कि नहीं लाए हैं, लेकिन जान के हम नक्शा ये वाला नहीं दिखाए, क्योंकि अगर हम इसको दिखाते ना तो शायद तुम हिम्मत नहीं करता कि परीक्षा में बनाए, क्योंकि तुमको लगता कि ये तो सर दिखा दिए समझाने के लिए, हमसे परीक्षा में कैसे बने। लेकिन अब तुम खुद देख रहे होगे कि वो ये डिजाइन हमको बनाना है। तुम खुद देख रहे हो कि ये सिसिली है, ये नेपल्स है, ये पूरा एक पोप का साम्राज्य है। इसी को हमने बताया, ये पिडमोंट है, ये सार्डिनिया है। यही जो कलर देख रहे हो ये राजा को मिला है। ये देख रहे हो लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, ये डायरेक्ट ऑस्ट्रिया को मिला है। यहीं पे परमा, मोडेना और टस्करी, ये अलग अलग तुम 3 कलर में देख रहे होगे, क्योंकि यहाँ हैबसबर्ग के 3 अलग अलग इनको शासकों को मिला है। तो 7 भाग में 3 यह है, ऑस्ट्रिया चौथा है, पिडमोंट सार्डिनिया 5वां है, पोप 6ठा है, सिसिली नेपल्स में बुर्बो वंश 7वां। तो अब तो हम समझते हैं कि सारे बच्चे अब इसको देखने के बाद अब आपको ये सोच लिया होगा कि अब परीक्षा में आ गया तो हम भी इसको खूब मजे में बना सकते। अब यहां से थोड़ा देर कहानी आपको सुनना है, तब इटली की हम शुरुआत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इटली आप लोग बड़ा जबरदस्त सुनोगे, समझोगे और खूब कलम चलेगा। देखिए अब कहानी का दिलचस्प मोड़ यहाँ पे आएगा, सुनेंगे बढ़िया से। फ्रांस में हम लोगों ने देखा कि वियना सम्मेलन में फिर से बुर्बो वंश स्थापित हो गए, और फ्रांस में बुर्बो वंश के रूप में हम लोगों ने देखा कि लुई 18वां यहां शासक बन गया। लुई 16वां के बाद 17वां नहीं बन के 18वां शासक बना। 18वां जानता था कि फ्रांस की जनता उदंड है, अगर हम फिर से वही विशेषाधिकार और फिर से अपने आप को दैवी शक्ति करना शुरू करेंगे तो हो सकता है हम पर सब भारी पड़े। दोनों तरह की संस्था चल रही थी, राजा की संस्था भी, और राजा के रूप में लुई 18वां को बैठाया, और नागरिकों का भी जो संस्था था फ्रांस में
कि चुन करके आओ और तुम अपना यहाँ पे प्रतिनिधि से डिसीजन लो, ई दस्तखत करे। नागरिकों ने भी विरोध नहीं किया कि स्वाभाविक बात है, हमारा प्रधानमंत्री हमारे बीच से चुना करके आएगा और हम ये जो संसद में डिसीजन होगा ये तो दस्तखत करेगा, ये जस्ट लाइक राष्ट्रपति है, मोहर मारेगा, कोई दिक्कत नहीं। और लुई 18वां एकदम इनके अनुसार चला, जो संसद में पारित चुपचाप दस्तखत करे, एकदम तुम अपने इच्छा से चलो, हम केवल राजा हैं तो कोई समस्या नहीं। वैसा शेर को कौन मारेगा जो शेर एकदम आराम से गांव में रहे, किसी की हत्या ना करे। तुम देखता होगा गांव में कुत्ता भी है तो लोग कभी कभी पूंछ खींचता है, कान खींचता है और कुछ नहीं, केवल के कहा करके रह गया तो उसको कोई डर नहीं हो, कुत्ता ठीक से रहे। लेकिन जो गुरनाएगा, जो 2-3 को काट लिया, थोड़ा सा भी सटा तो उसको पैर में धर लिया, तो गांव वाला कभी भी लाठी लेके उसको मार सकता है, उस पर कभी भी हमला हो सकता है। वो एक को काटेगा तो ऐसा 2-3 लोग को अगर काट लिया, सारे लोग यूनाइट होकर कहेंगे तो आज इसका काम ठीक कर दो, ये बहुत गुरनाता है। तो लुई 18वां राजा है, ये शेर है, लेकिन ऐसा शेर जो गुरनाता नहीं है, दंतहीन है, कोई एकदम इसके पास कुछ नहीं है, ये वैसा शेर है लुई 18वां। और इसीलिए लुई 18वां तक मामला एकदम 1815 में हेड बना और बहुत मजे में बढ़िया से इसके सिस्टम चल रहे थे। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेड बनने के बाद ये सब चीज सही चल रहा है, लेकिन अब कोई व्यक्ति थोड़ा वृद्ध था। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो लुई 18वां के मरने के बाद उसी का जो वंश है, बुर्बो वंश, उसी में अब इसके मेन पीढ़ी राजा न बन के चाचेरा भाई के तरफ से आया है, इसीलिए उसने अपना नाम लुई नहीं रख के चार्ल्स रखा है और चार्ल्स 10 यहां का शासक बन गया। और चार्ल्स 10 जब शासक बनता है तो चार्ल्स 10 थोड़ा नया खून का लड़का है। अब ऐसा संभव है कि किसी के यहां हमला होके बाबा को मार दिया तो उसका बेटा तक डरेगा, पोता डरना बंद हो जाएगा कि हमें क्या मतलब है, हम देख लेंगे। तो चार्ल्स 10 सीधे कह रहा कि मैं वैसा शेर नहीं रहूंगा कि जो गुरनाए नहीं, हम वैसा शेर नहीं रहेंगे कि मेरा कोई पूंछ भी उखाड़े तो हम चुपचाप रहेंगे, एकदम हमारे डर से कोई नजदीक नहीं है। लेकिन चूंकि संसदीय व्यवस्था थी, ये कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी कोशिश में लगा हुआ था और अपना विशेष पावर यूज करके 1830 आते आते संसद को भंग कर दिया और एक ऐसे व्यक्ति को हेड प्रधानमंत्री इसने जान के घोषित कर दिया जो व्यक्ति एकदम सर्वहारा गरीबों का विरोधी, मध्य वर्ग के विरोधी रहे, जो कुलीनों का समर्थक रहे, पादरियों का समर्थक रहे। और इसीलिए 1830 में इसने चार्ल्स 10 ने पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। और पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री घोषित किया तो लोग हंगामा करना शुरू किए। तो इसने कहा कि इस डेट पे चुनाव हो। फिर सब लोग शांत हुए कि ठीक है चुनेंगे। चुनाव हुआ तो इसका उल्टा रिजल्ट आया, जितना पहले विरोधी इसका था चार्ल्स 10 का, और ज्यादा विरोधी चुन के आ गए। तो इसने फिर संसद को भंग कर दिया कि नहीं खत्म करो। संसद मीन्स आपको याद होगा स्टेट जनरल की बात चल रही, फिर इसने भंग कर दिया। अब जब दोबारा भंग किया तो फ्रांस की जनता पेरिस के सड़कों पर उतर गए, क्या मजाक है भाई। और ये और भीड़ ज्यादा आ गई क्योंकि चार्ल्स 10 ने पोलिग्नेक की सहायता से जुलाई में एक अध्यादेश पारित कर दिया कि फिर से विशेषाधिकार होगा पादरी और कुलीनों को, बाकी एक जो साधारण वर्ग है उसको विशेष पावर नहीं होगा। यह सुनना और पेरिस के सड़कों पर इतनी भीड़ लग गई कि फ्रांस में 1830 में फिर एक क्रांति हुई। चार्ल्स 10 डर से फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। चूंकि इंग्लैंड में आपको बताया था कि वहां राजा की शक्ति कम थी, संसदीय शक्ति अधिक थी, और इसीलिए वहां राजा के प्रति लोगों में द्वेष नहीं था। और इसीलिए चार्ल्स 10 इंग्लैंड आहिस्ते से भाग गया और ये 1830 में
बुर्बो वंश फ्रांस में समाप्त हो गया। और जब बुर्बो वंश समाप्त हो गया तो आपको हमने बताया है कि फ्रांस की सर्दी यूरोप में छींक उत्पन्न करता है। तो जैसे ही फ्रांस में बुर्बो वंश समाप्त हुआ तो बाकी जो अगल बगल के देश हैं उन सभी में भी 1830 में तुम्हें एक हलचल दिखाई दे। और वही हलचल हम तुमको इसीलिए समझा रहे हैं कि इटली एकीकरण में भी फिर 1830 में एक हलचल होगा, कारण फ्रांस में बुर्बो वंश समाप्त हुआ है, जनता सड़कों पर उतरी। फिर जनता अपना संसदीय जो टीम था वो बहाल कर ली और फिर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के बाद हमारे हेड कौन होंगे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है अब बुर्बो वंश को तो नहीं चुनेंगे, अब नया वंश रखे आर्लीहेंस वंश। ये थोड़ा उदार वंश था आर्लीहेंस वंश, कहे कि आर्लीहेंस वंश हमारा हेड होगा। और 1830 में आर्लीहेंस वंश का एक नया राजा बना लुई फिलिप। और लुई फिलिप अब हेड बना तो ये अपना समझ रहा था कि अगर हम कुछ विरोध करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा भी वही हाल हो। और इसीलिए लुई फिलिप शांति पूर्वक चुपचाप शासन कर रहा था। इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री संसदीय रूप से नियुक्त किया और धीरे धीरे गीजो फिर अमीरों के प्रभाव में चला गया। स्वाभाविक है कोई भी राजा बनेगा, अभी आप ही अगर जब तक राजा नहीं बन रहे हो तब तक धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी ऐसे है वैसे है, दिस है दैट है, खूब करो। जब तुम्ही को वो मौका मिलेगा तो तुमको लगने लगेगा कि बिना इसके हम नहीं चलेंगे। जिस दिन ऐसा महसूस होगा उसको फिर लोग क्या कहते हैं छोड़ करके फिर तुम कोऑपरेट करोगे उसको। यही हाल यहाँ व्यवहारिक रूप से हुआ। गीजो जब प्रधानमंत्री बने तो ये धीरे धीरे अमीरों के प्रभाव में चले गए और 18 वर्षों तक जब बहुत ज्यादा कोई इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया तो गीजो के बारे में कहा गया कि अमीरों के लिए अमीरों के द्वारा चलने वाला सरकार। तो 1848 में फिर फ्रांस की जनता पेरिस के सड़कों पर उतर गई और फिर एक 1848 में भयंकर क्रांति हुआ। इसमें फिर लुई फिलिप ये डर से भाग गया, गीजो को हटा दिया गया। अब इन लोग एकदम ठान लिए कि अब मेरा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा अब फ्रांस में गणतंत्र होगा, अब राजतंत्र संवैधानिक नहीं हो। यहां अभी तक क्या चल रहा था, संवैधानिक राजतंत्र, संविधान से राजा का बेटा राजा बनते हुए चले। लेकिन 1848 में फ्रांस ने डिसीजन लिया कि अब हम लोग यहाँ पे गणतंत्र स्थापित करेंगे, राष्ट्राध्यक्ष किसी वंश का नहीं होगा, हमारे द्वारा चुना जाए। यानी दूसरी हलचल फिर हम लोग देखिए 1848 में। आपको ये डेट सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि इटली एकीकरण में इन डेटों का काम आए। आपको फ्रांस का हलचल समझना होगा, उसी हलचल को वहां पे जोड़ना हो। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1848 में हमेशा के लिए फ्रांस से राजतंत्र समाप्त हो गया और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। फिर से एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा है जिसका नाम है नेपोलियन तृतीय। अब याद रखना कि नेपोलियन तृतीय ये फ्रांस का एक गणतंत्र का शासक बना है। तो फ्रांस का हेड नेपोलियन तृतीय अब जनता की ओर से चुना के आ गया। राजवंश जो चल रहे थे वो चाहे बुर्बो वंश हो या आर्लीहेंस वंश हो, ये समाप्त हो चुका है। अब इधर का फेज आप जितना चाहिए था वो समझ गए, क्योंकि यहां फिर क्रीमिया वार जब होगी इसी नेपोलियन तृतीय का काम आएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली के एकीकरण का फूल खुला था कैसे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अब वो सभी प्रश्न आप बड़ा बढ़िया से समझ पाओगे। अब यहां से कहानी हमको नेक्स्ट डे करना है। अगले दिन की कहानी में इटली एकीकरण पे आपके अंदर एक अद्भुत कंसेप्ट आए। लगेगा कि सर इटली एकीकरण एकदम जो चाहिए हमसे एकदम नॉन स्टॉप आधा घंटा लिखा है। कलम उठा लिए का मतलब 4 पेज एकदम मस्ती में लिखना है और वो एकदम लिखाएगा, बजाते ये दिमाग में एकदम आपका बैठ जाए।
तो इतना एक कंसेप्ट बैठा के रखिएगा, तब मजेदार फेज अगले क्लास में सुनाएंगे। इटली एकीकरण एकदम आपका सही हो जाए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का क्लास आप लोग खूब बढ़िया से समझे होंगे, क्योंकि हमने पूरा कोशिश किया कि नहीं बात को जहां जहां जो है एकदम जड़ से हमको दे रहे, ताकि कोई समझने और लिखने में किन्हीं को कोई परेशानी ना। तो चलिए अब आज का क्लास आपका यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो चलेंगे वो फिर अगले दिन आपका इससे आगे चलेंगे।